लास्ट आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन? ऑसिलेटरी मोशन में किस प्रकार की फोर्सेस हमें यूज करनी है, और उसमें सबसे सिंपल वाला केस जिसमें फोर्स किस प्रकार की आई थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और एक माइनस साइन जरूर आया था। इस प्रकार की फोर्स क्या करा सकती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन करा सकती है। मतलब पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वही आपके सारे के सारे क्या होते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं ना। तो ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक के अंदर एक कैटेगरी है, और ऑसिलेटरी के अंदर की कैटेगरी एक और क्या है? एसएचएम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सारे पीरियोडिक ही ऑसिलेटरी होते हैं? नहीं, सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते। ऑसिलेटरी केवल पीरियोडिक के अंदर की एक कैटेगरी है। मतलब ऑल पीरियोडिक्स आर नॉट ऑसिलेटरी। एंड सिमिलरली ऑसिलेटरी मोशन के अंदर की एक और सब कैटेगरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है और नेगेटिव साइन के साथ आता है ना। तो मतलब हर कोई ऑसिलेटरी मोशन भी एसएचएम नहीं होता। बट अगर मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास तो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि वो एक ऑसिलेटरी है, और अगर वो ऑसिलेटरी है तो मतलब ऑटोमेटिकली वो एक पीरियोडिक मोशन है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बार? हम पढ़ने वाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो हमारे 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास जो फोर्स होनी चाहिए शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर एक कांस्टेंट यूज करूं जिसका नाम रख दिया मैंने k, तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव साइन के साथ लगाएं तो फोर्स कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? F इक्वल्स टू माइनस kx। अच्छा, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, सर ये x क्या है? ये x आपका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि चेक करिए x इक्वल्स टू 0 ही मीन पोजीशन है। इसका मतलब मैं यहां ना -2 लिख रहा हूं ना -3 लिख रहा हूं, ना +2 ना -2। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि x इक्वल्स टू 0 ही मेरी क्या है? मीन पोजीशन है। या सिंपल सी बात करें कि हम जो भी नाप रहे हैं वो मीन पोजीशन से ही नाप रहे हैं, सारे डिस्प्लेसमेंट्स। क्लियर? तो अपनी एक्सेस उठाइए और मीन पोजीशन पे लाके रख दीजिए, क्या? 0,0। तो यही आपका सिंपल सा फोर्स बन जाएगा, और यही आपको बता रहे हैं कि x 0 पे फोर्स 0 है, मतलब वही आपकी मीन पोजीशन है। तो क्या मैं बात लिख देता हूं, x इक्वल्स टू 0 ही इस बार आपका मीन पोजीशन बनेगा। तो क्या आपको एसएचएम समझ में आया? आपको एसएचएम की फोर्स समझ में आई? ये है ऑसिलेटरी, लेकिन ऑसिलेटरी के अंदर का एक केस है। अगर इस फोर्स को एक्सेलरेशन के टर्म्स में मैं लिखना चाहूं तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां आपके पास बन जाएगा F इक्वल्स टू माइनस kx की जगह ma इक्वल्स टू माइनस kx। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस k बाय m इंटू x। करेक्ट? m को इधर लेकर, और अगर इस टर्म को इधर लेकर आए, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d2x बाय dt स्क्वायर, और इस माइनस वाले टर्म को जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस k बाय m x इक्वल्स टू 0। मैं वेक्टर्स अभी हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, केवल इक्वेशन को नॉर्मल तौर पे दिखाने के लिए। तो ये जो इक्वेशन आती है ये आपका कहलाता है जनरल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग कौन सा मोशन भाई? SHM। बहुत स्पेसिफिक हम लोग कि इसी प्रकार का जो फोर्स आएगा या इसी प्रकार का जो इक्वेशन आएगा वही SHM वाले पार्टिकल का होगा। अभी से एक बात मैं क्लियर करके चलता हूं कि ये k बाय m कुछ अलग चीज नहीं है, ये k बाय m आगे जाके ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। ओमेगा स्क्वायर ही k बाय m बनेगा, ओमेगा स्क्वायर ही k बाय m बनेगा। और ये बात मैं जब टॉपिक एंड करूंगा SHM का तब आपको ये वाली बात दोबारा क्लियर हो जाएगी कि ओमेगा स्क्वायर k बाय m के इक्वल होता है। या ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? अंडर रूट k बाय m। लिख देता हूं बात, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट k बाय m। बात समझ में आ रही? तो SHM F इक्वल्स टू माइनस kx, फोर्स को एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखा, एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखा, और k बाय m को मैंने ओमेगा स्क्वायर का टर्म बता दिया, और ओमेगा को क्या लिख दिया? अंडर रूट k बाय m। बात समझ में आ रही? यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अगर इस फोर्स को अच्छे से देखें, अगर इस इक्वेशन को अच्छे से देखें तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें डबल मतलब d2x बाय dt स्क्वायर। काश ये dx बाय dt होता तो मैं इधर उधर करके
इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसको सॉल्व करके दिखाता। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसलिए मैथमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आता है। किस प्रकार का सॉल्यूशन है जरा ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। मैं एक एक बात इसमें आपको बताऊंगा इक्वेशन में क्या क्या आया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आया उस पर ध्यान मत दीजिए, बट क्या आया उस पर ध्यान दीजिए। x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज x बता चुका हूं मैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट इज a? a इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। a कहलाता है आपका पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। थोड़ा जरा सा डिस्कशन करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अगर आप दिमाग लगाएं तो साइन की वैल्यू सबसे बड़ी हो सकती है 1 और सबसे छोटी हो सकती है -1, है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 और सबसे छोटी वैल्यू -1। इसका मतलब अगर x की वैल्यू पूछूं तो जब इसको 1 रखेंगे तो क्या आएगा a, और -1 रखेंगे तो क्या आएगा -a। इसका मतलब पार्टिकल सबसे दूर कितना जा सकता है, a तक। इससे दूर जाएगा क्या, x की वैल्यू साइन की वैल्यू कभी 2 होगी नहीं, हमेशा कितनी रहेगी 1, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आपका पार्टिकल सबसे दूर जो जा सकता है वो है 1 तक, मतलब a तक, और सबसे पीछे जो आ सकता है वो है -a तक। इसलिए ये टर्म कहलाता है एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। लेकिन कहां से डिस्प्लेसमेंट भाई, सारे डिस्प्लेसमेंट कहां से नापे जा रहे हैं, मीन पोजीशन से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड, चाहे उस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए। उधर जाएंगे तो प्लस में बोलेंगे और इधर जाएंगे तो माइनस में बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं कर रहा, है ना। ठीक है, तो आपको एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आया। दूसरी बात, ये साइन क्या है, ये साइन फंक्शन है। मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था कि कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे, साइन और कोसाइन। तो साइन फंक्शन इसलिए आया क्योंकि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में साइन ही आएगा। तो साइन फंक्शन यहां पे नथिंग, कुछ नहीं है, बस क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड आप जानती हैं, क्या लिखते थे हम लोग टाइम पीरियड, 2π/ω। या अगर मैं पूछूं एंगल के टर्म्स में तो आप बोलेंगे 2π, और टाइम के टर्म्स में तो बोलेंगे 2π/ω। ये कौन सा फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया। अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर की तरफ चलते हैं। ओमेगा के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दी। ओमेगा टाइम पीरियड के नीचे भी आता है और ओमेगा की वैल्यू √k/m भी आती है, ये आपको समझ में आ गया, है ना। लास्ट चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है फाइव। ये ओमेगा टी प्लस 5 पूरा मिला के, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओमेगा टी प्लस 5 पूरा मिला के कहलाता है फेज, फेज ऑफ द पार्टिकल, फेज कहलाता है। ये फेज क्या डिसाइड कराएगा, सोचिए आराम से। साइन के अंदर का टर्म ये डिसाइड कराएगा कि साइन की वैल्यू क्या आएगी, और साइन की वैल्यू से ये डिसाइड होगा कि एक्स की वैल्यू में, ए तो कांस्टेंट है, साइन की वैल्यू से ये डिसाइड होगा कि ए किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ए जिससे मल्टीप्लाई होगा वो ये डिसाइड करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो सोचिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये पूरा टर्म डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फेज क्या बताता है, फेज आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन किसके अंदर बैठी हुई है, फेज में। और फेज क्या है, नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन का मतलब साइन के अंदर वाली चीज, ओमेगा टी प्लस 5। आप सोच रहे होंगे 5 क्या फिर, है ना। ओमेगा टी प्लस 5 इज कॉल्ड फेज, बट 5 अकेला कहलाता है इनिशियल फेज। भाई इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल्स टू 0। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे जब टाइम की वैल्यू 0 थी, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे अगर चेक करें तो t इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहला टर्म जो गायब होगा वो कौन है, ओमेगा टी। ओमेगा टी का टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो भाई कौन डिसाइड कराएगा कि पार्टिकल कहां है, अकेला 5। अकेला 5 डिसाइड करेगा कि पार्टिकल कहां है। तो इनिशियली पार्टिकल को कौन बताएगा, या इनिशियली पार्टिकल के बारे में क्या कौन बताएगा, तो कौन बताएगा, ये अकेला 5 बता के दिखाएगा इनिशियली।
है ना। तो थोड़ा सा बच्चों को समझ में कम आता है व्हाट इज फाई, व्हाट इज ओमेगा टी प्लस फाई, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ओमेगा टी प्लस फाई कहलाता है फेस और फाई आपका कहलाता है इनिशियल फेस, जो टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको यहां नहीं छोड़ते, हम लोग कुछ फाई की वैल्यूज रख के देखते हैं और कुछ पार्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक मैं फाई की वैल्यू रख के नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि फाई का इसमें रोल क्या है, फाई कैसे इसके अंदर काम करता है। तो कुछ फाई की वैल्यूज को यूज करते हैं और इस बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल क्या ले सकता हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल भाई क्या लिया जा सकता है कि फाई की वैल्यू को 0 रख दिया जाए। सबसे सिंपल हो जाएगा ये वाला केस, क्या कर दिया जाए, फाई की वैल्यू को 0 रख दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको पार्टिकल दिया x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, क्या खा गया मैं, फाई, फाई की वैल्यू मतलब क्या रख दी मैंने, 0, मतलब कोई इनिशियल फेज नहीं था। देखते हैं इस पार्टिकल का मोशन हमें किस प्रकार का दिखेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें 2-4 चीजें मैं नई नई इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एट t इक्वल्स टू 0 टाइम को रखते चलते हैं और पार्टिकल की लोकेशन पता करते चलते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि x कहां से है, मीन पोजीशन से। तो एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और साइन 0 0 हो गया, तो 0 इंटू a 0, मतलब x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0, और x की वैल्यू 0 का मतलब पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन पे है। साइड से बना के दिखाओ, साइड से अगर देखें तो मतलब अभी पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे ही है। कब, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0 टाइम है। एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम को आगे बढ़ाते हैं, तभी तो समझ में आएगा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। टाइम की वैल्यू ले लेते हैं t/12, थोड़ा मेरे हिसाब से चले, मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो t/12 टाइम पे क्या होगा, t/12 का मतलब क्या होगा, पहले t/12 को पुट कैसे करेंगे, पहले t की जगह रखेंगे 2π/ω और नीचे लिख देंगे 12, सही है। तो कितना बन जाएगा ये, π/6ω बन गया। जरा रखिए इसके अंदर π/6ω, रखिए π/6ω, मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, π/6ω रखिए। तो π/6ω रखते ही यहां पे ओमेगा का टर्म कट जाएगा और साइन के अंदर अकेला रह जाएगा π/6, π/6 इज इक्वल टू, π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री साइन 30 1/2, और अगर साइन 1/2 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2, मतलब आपका x यहां पर आ जाएगा a/2। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, पहला t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 और दूसरा t इक्वल्स टू t/12 टाइम पीरियड का 1/12 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड, तो पार्टिकल दिखा a/2 पे, मतलब कहां गया पार्टिकल, यहां से एक्सट्रीम के एग्जैक्ट बीच में आ चुका है, a/2 एग्जैक्ट बीच में, कितने वक्त में, t/12 में, मतलब यहां से यहां तक जाने का वक्त कितना हो गया, t/12। रुकिए नहीं, a तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और वक्त रख देते हैं t/4, t/4 तीसरा वक्त है मेरा, t इक्वल्स टू 0, t/12, t/4। अगर t/4 वक्त रखें तो t/4 का मतलब होता है 2π/ω, वापस से t का मतलब और 4 यहां रख देते हैं, तो कितना बन गया, π/2ω। जरा पुट करिए π/2ω को भाई, आप अपने दिमाग के अंदर पुट करिए π/2ω, पुट करिए साइन के अंदर, तो जैसे ही π/2ω को अंदर पुट करूंगा साइन का क्या बन जाएगा, π/2, और साइन π/2 क्या बन जाएगा, साइन π/2 1, 90 डिग्री, साइन 90 1। अगर साइन 90 1 बन गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस a माइनस a, प्लस a माइनस a प्लस a, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है a के बराबर। अगर x की वैल्यू a आ गई मतलब पार्टिकल कहां पहुंच चुका है, एक एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, कितने वक्त के अंदर, पूरा वक्त बताइए भाई, t/4, t/4 वक्त में वो अपनी मीन पोजीशन से t/4 तक पहुंच चुका है, और t/12 में कहां तक पहुंचा था, केवल a/2 था। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये t/4 है तो ये t/8 होना चाहिए, इसका आधा, लेकिन ऐसा नहीं होता, पार्टिकल जो फर्स्ट हाफ कवर करता है वो t/12 में करता है ना। इससे आपको क्या ये वाला टाइम मिल जाएगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना वक्त आ जाएगा, t/4 माइनस t/12, करिए कैलकुलेशन, आप करिए कैलकुलेशन, मुझे याद है कितना आएगा, t/6, है ना। और इसी चीज को मैं सेम टू सेम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब a से a/2 लौटने का वक्त t/6, दोबारा a/2 से लौटने का वक्त t/12, सिमिलरली वापस इस तरफ जाने का वक्त फिर से पहला वाला हाफ
t/12, फिर से ये वाला हाफ t/6, फिर से ये वाला हाफ t/6 और फिर से ये वापस आने वाला हाफ t/12। चेक करिए, पूरे टाइम को मैंने अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरे टाइम को मैंने अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको वाली बात? आप अगर सारे टाइम को जोड़ेंगे तो वापस से t निकल के आ जाएगा, मतलब पूरा एक टाइम पीरियड, जाना आना, इधर जाना और वापस आना, पूरा निकल के एक टाइम कितना आ जाएगा, t टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको इस पार्टिकल का मोशन समझ में आया? कहां से स्टार्ट किया था? मीन पोजीशन से। कहां गया? +a, फिर कहां गया? वापस मीन, फिर -a, फिर वापस मीन। ये हो गया एक साइकिल कंप्लीट और फिर मोशन रिपीट। करेक्ट, पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, रिपीट करेगा। समझ में आया वाली बात? चेंज करो, थोड़ा फाई की नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करो। चलो, आप अगर बोलते हैं तो फाई का थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करते हैं, है ना? फाई की नई वैल्यू ले लेते हैं कुछ, केवल समझाने के लिए। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि समझ में आए कि फाई से क्या बदलता है। मैंने इस बार फाई की वैल्यू ले ली π/6, मैंने फाई को कुछ एंगल के टर्म्स में लिख दिया। फॉर एग्जांपल π/6 मतलब 30 डिग्री। तो अगर कुछ ऐसा ले लिया मैंने फाई को, x इक्वेशन बना दी, x a sin ωt प्लस π/6। समझिए, अब ये आपका आ गया इनिशियल फेज और ये डिसाइड करेगा कि t 0 पे पार्टिकल कहां पर है। अब दोबारा रखता हूं t को 0। अगर इस बार t को 0 रखा तो t को 0 रखने से क्या फर्क पड़ा हमको? t को 0 रखने से आपका आंसर बन गया a sin π/6 और sin π/6 sin 30 sin 30 1/2 a/2 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? a/2। मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया? खुद से बताइए, पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया? मीन पोजीशन से? नहीं, t 0 पे कितना आ रहा है? a/2। मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है? a/2 से, पहले से ही। इन दोनों पार्टिकल में क्या अंतर है? एक किया मीन से, एक किया a/2 से, बस इतना ही तो अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। क्यों? एम्पलीट्यूड भी सेम है भाई, ओमेगा भी सेम ही है, मतलब दोनों के टाइम पीरियड सेम है। बस अंतर यह है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है? एंगल के टर्म्स में बोले तो π/6 या फेस के टर्म्स में बोले तो π/6 लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब इसका मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है, कार्य पहले से रहा है, लेकिन t 0 पे वो यहां पर है। समझ में आया? फिर से मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, मैं करूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं। यहां पे कितना आएगा? a तक जाएगा, a तक जाने के लिए कितना वक्त वापस से t/6, वापस t/6, सोचिए t/12, t/12, t/6, t/6, t/12, t/12, यहां पे आके कंप्लीट एक साइकिल। क्या बात समझ में आ रही है आपको? समझिए इस बात को। तो π/6 जोड़ने से मेरा क्या फायदा हुआ? मेरा फायदा यह हुआ कि मेरा पार्टिकल पिछले वाले पार्टिकल से थोड़ा सा लीड कर रहा था। कितना लीड कर रहा था? एंगल के टर्म्स में बोले तो π/6 और टाइम के टर्म्स में बोले तो t/12। सोचिए t/12 में तो a/2 गया, इसका मतलब π/6 का मतलब t/12 लीड कर रहा है। टाइम के टर्म्स में t/12 लीड कर रहा है और एंगल के टर्म्स में, फेस के टर्म्स में π/6 लीड कर रहा है। बात समझ में आई? और एग्जांपल भी ला सकते हैं, और एक ऐसा एग्जांपल भी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें कॉस का टर्म आ जाए। चलो, थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी आने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी इक्वेशन दे दूं आपको, x a sin ωt प्लस π/2। पहले मैंने π/6 जोड़ा था, इस बार मैंने कितना जोड़ा? π/2। अगर मैं π/2 जोड़ दूंगा तो ऐसे केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sin थीटा प्लस π/2 बिकम्स cos थीटा। नहीं पता लिख लो, नहीं पता तो वो चीज लिखो। साइन में π/2 जोड़ते हैं तो cos आ जाता है। तो अब आपकी इक्वेशन आ गई x a cos ωt। क्या फर्क पड़ा? बच्चे बहुत डरते हैं, साइन की जगह cos आ गया, सर कुछ अलग हुआ? नहीं, कुछ अलग नहीं हुआ, बस फेस का अंतर आया। कितने फेस का अंतर आया? π/2। लीड या लैग? लीड π/2 से आगे बढ़ा तभी तो cos आया। तो मैं एक बार वो भी से लिख देता हूं कि साइन और cos में π/2 कौन जीतता है? cos। मतलब cos लीड्स साइन बाय π/2। cos लीड्स साइन बाय π/2 फेज, एंगल के टर्म्स में, है ना? चलो, इस पार्टिकल की भी बातचीत करते हैं। फिर से सर वही काम करें? बिल्कुल वही काम करेंगे। t 0 पुट करेंगे। t 0 अगर मैंने पुट किया तो cos के अंदर 0 आ जाएगा
कॉस के अंदर 0 0 होता है? नहीं, कॉस के अंदर 0 1 होता है। कॉस के अंदर 0 अगर 1 हुआ तो यहां पे कितना आंसर आया? a, और x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई आपके पास? a। इसका मतलब पार्टिकल कहां पर है? t इक्वल टू 0 पर, एक्सट्रीम पर। मीन से स्टार्ट किया, a/2 से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, लेकिन है तो वही ना। क्या वही a है? क्या वही ओमेगा है? बस π/2 आगे तो है। और क्या इसने गुना किया? कोई गुना नहीं किया, बस π/2 आगे तो है। इसका मतलब कि अब आपका पार्टिकल π/2 आगे चला गया। इसका मतलब अब इसको वापस लौटना है। वापस लौटने के लिए t/6 फर्स्ट हाफ, t/12, क्योंकि ये मीन पोजीशन के बगल वाले हाफ है। फिर से t/12, t/6, t/6, t/12, t/12, t/6 एंड वापस साइकिल रिपीट्स। क्या आपको एक पूरी बात समझ में आई? समझ में आई? कितने मैंने फाइ दिखाए एग्जांपल में? बिना फाइ को π/6 लिया केवल समझाने के लिए, फाइ को π/2 लिया। π/2 से एक बात और समझ में आई कि कॉस वाले में क्या फर्क पड़ता है ना? चलो अगर थोड़ा और चेंज करो और थोड़ा अच्छा करते हैं ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और कुछ और एंगल्स लेते हैं, थोड़े बड़े एंगल्स। बड़े एंगल्स में मेरा सबसे ज्यादा दिमाग जो चलता है वो चलता है बड़े एंगल्स के लिए। बड़े एंगल्स में मेरा जो दिमाग चलता है वो चलता है पाई। फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन ऐसी मिल जाए, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, समझते चलिए बस। फॉर एग्जांपल मैंने पाई का फेस आगे कर दिया। पाई के फेस से फर्क ये पड़ता है कि साइन में जब भी पाई प्लस थीटा आता है, साइन में जब भी पाई प्लस थीटा आता है तो वो बन जाता है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंपॉर्टेंट। अभी फिर से चेक करते हैं t इक्वल टू 0 पे कहां है पार्टिकल। अगर t इक्वल टू 0 पे चेक करें तो क्या पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पे आ रहा है? आ रहा है। रखिए t0 रखेंगे तो साइन 0, साइन 0 तो फिर से आ रहा है। लेकिन जैसे t की वैल्यू t/4 पुट करोगे, t/4 का मतलब कितना याद आया? t/4, t की जगह 2π/ω और यहां 4 कितना बना? π/2ω। π/2ω पुट करो भाई, π/2ω पुट करो साइन के अंदर, साइन π/2, साइन π/2 1, लेकिन माइनस अलग से। इसका मतलब पार्टिकल कहां मिला? -a पे। अंतर क्या है? सबसे पहला केस साइन ओमेगा टी और दूसरा मतलब लास्ट केस माइनस साइन ओमेगा टी वाला, जो अभी पढ़ रहे हैं अपन रिसेंट केस। तो इन दोनों में अंतर क्या समझ में आया कि इसमें पार्टिकल चालू तो मीन से ही किया लेकिन गया कहां? उल्टा, -a। पिछली बार कहां गया था? जब पाई नहीं था, साइन में माइनस नहीं था, तो कहां गया था? आगे, +a। क्या अंतर है इन दो पार्टिकल्स में? दोनों मीन से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है और जब भी पाई का फेज डिफरेंस आता है हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। बस एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के उल्टे, उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं? आउट ऑफ फेज। थोड़ा फेज के बारे में आइडिया लगा? 0, π/6, π/2 जिससे कॉस बना और पाई लगा के साइन नेगेटिव हो गया। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। अगर पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे करके जोड़ूं तो सब आउट ऑफ फेज चले जाएंगे सारे, क्योंकि 2 पाई के बाद तो रिपीट हो रहा है। तो पाई में 2 पाई जोड़ो भाई, कितना बनेगा? 3 पाई। 3 पाई में फिर 2 पाई जोड़ दो, 5 पाई। 5 पाई में फिर 2 पाई जोड़ दो, 7 पाई। मतलब ये क्या बनने वाला है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब 2n-1 पाई या 2n+1 पाई के लिए हमेशा आउट ऑफ फेज रहेगा पार्टिकल्स। पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है? बच्चों को फेज थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए इन चीजों पे थोड़ा सा आप अभी ध्यान दे दीजिए। आगे 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, तब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आया। अच्छा, ये 2 क्यों है? क्योंकि एक बार n को आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 से और इसमें आप n को स्टार्ट कर सकते हैं, n इज एनी इंटीजर, 1 2 3 4 5 6। इसमें n को स्टार्ट कर सकते हैं 0 से। 0 रखेंगे तो पाई मिलेगा, यहां 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा। तो मैं वापस लिख देता हूं यहां पे 1 2 3 4 यानी 0 1 2 3 4 यानी आगे चल सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई आपको? बात को कंप्लीट करते हैं और लास्ट कर देते हैं कि अगर मैंने फेज की जगह 2 पाई ही जोड़ दिया, सीधा क्या जोड़ दिया मैंने? सीधा 2 पाई। शुरुआत आई, शुरुआत में याद आया क्या पढ़ा था कि साइन में 2 पाई जोड़ते हैं या कॉस में 2 पाई जोड़ते हैं तो वही की वही वापस मिल जाता है। इसका मतलब साइन आपको वापस मिल जाएगा। क्या इस पार्टिकल में और फर्स्ट वाले पार्टिकल में जिसमें फेज नहीं था उसमें कोई अंतर है?
कोई अंतर नहीं है। तो 2 पाई जोड़ो और ना ही जोड़ो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल के सेम फेज में आ गया। मतलब जब जब आप 2 पाई के आगे 2 पाई और जोड़ो 4 पाई, फिर 2 पाई जोड़ो 6 पाई, फिर 2 पाई जोड़ो 8 पाई, या बोलो इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखेंगे तो हमेशा सेम फेज वाले पार्टिकल मिलेंगे। थोड़ा फेज के मतलब समझ में आया? सेम फेज मतलब दे विल हैव एग्जैक्टली सेम मोशन, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम थे ही, ओमेगा तो सेम था ही, जो अंतर था वो केवल फेज का था, इसलिए सेम फेज वाले पार्टिकल आपको मिलने चाहिए। आउट ऑफ फेज और सेम फेज, ये दो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं, इसलिए इनको एक बार अच्छी तरीके से पूरा ध्यान से पढ़ के फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़िएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे।